नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ तो माँ होती है। दिल्ली में अकेली रह रही निकिता को उसका खाली घर काट खाने को दौड़ता था। बेटा सूरज एक विदेशी लड़की से शादी करके हमेशा के लिए विदेश में बस चुका था। अभी हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र में रह रही बेटी दामाद के पास वह यह सोचकर आई थी कि कुछ ही दिनों के लिए सही उसका अकेलापन तो दूर होगा, फिर उसकी गर्भवती बेटी को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन पिछली रात 11 बजे प्यास से गला सूखने पर जब वह पानी पीने उठी तो बेटी और दामाद के कमरे से धीमे स्वर में आ रही आवाज़ ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बातचीत का मुद्दा वही था। यार, तुम्हारी मम्मी यहाँ से कब जाएगी? इतने बड़े शहर में अपना खर्चा ही चलाना मुश्किल है, ऊपर से इनका खाना और रहना। दामाद का झल्लाहट भरा सवाल उसे साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को नहीं समझती, पर मैं भी पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से मम्मी आई है खाने वाली की छुट्टी कर दी है, यह बोलकर कि माँ मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाने का मन होता है। क्योंकि मम्मी नर्स भी है तो बच्चा होने तक और उसके बाद भी मेरी पूरी देखभाल मुफ्त में हो जाएगी। देखा जाए तो उनके खाने का खर्चा ही कितना है, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास दौलत की कमी नहीं है। अगर वह हमारे पास सुकून से रहेंगे तो आज नहीं तो कल उनकी सारी दौलत भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी इंडिया वापस नहीं आने वाला है। कहती हुई बेटी की हंसी उसके कानों में पड़ी। उसे लगा वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेंगी। जैसे जैसे अपने आप को संभाल कर वह कमरे तक आई थी, बेटी और दामाद की हकीकत से रूबरू हो उसका मन बड़ा आहत हुआ। दिल की बेचैनी और छटपटाहट थोड़ी कम हो, इसीलिए शाम होते ही घूमने के बहाने वह घर के पास बने एक पार्क में आ गई थी। पर यहाँ आकर भी उसकी बेचैनी बरकरार थी। निगाहें सामने थी पर मन में वही ऊहापोह थी। तभी सामने से कुछ दूरी पर लगभग उसी के उम्र के 3-4 व्यक्ति खड़े बातें करते नजर आए। वह आगे कुछ सोचती कि तभी उनमें से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता दिखाई पड़ा। वह घबरा गई कि क्या करें। अजनबी शहर में अजनबियों की यह जमात, इतनी उम्र की होने के बावजूद उसके मन में यह घबराहट कैसी? अरे वह कोई लड़की थोड़े ही है जो कोई उसे छेड़ने चला आएगा। शायद कुछ पूछने आ रहा होगा। उसने अपने आप को तसल्ली दी। निकी, तुम यहाँ कैसे? अचकचा सी गई वह। यह चिर परिचित आवाज़ सुनकर, कौन निकी? माफ़ कीजिएगा, मैं निकिता, पास ही के अपार्टमेंट में रहती हूँ। हड़बड़ा कर मैं निकिता अपने बचपन के नाम को ही भूल गई। आवाज़ को पहचानने की भी उसकी भरकस कोशिश नाकाम ही रही। हाँ, आदरणीय निकिता जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आई एम संदीप फ्रॉम भोपाल। भोपाल शब्द सुनते ही जैसे उसकी कोई यादाश्त लौट आई। जाने कितने सालों बाद उसने यह नाम सुना था जो उसके भीतर हमेशा हर पल मौजूद रहता था। पर संदीप को सामने खड़ा देखकर भी वह पहचान नहीं पा रही थी, कारण उसमें बहुत बदलाव आ गया था। कहाँ वह दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला संदीप और कहाँ कुछ उम्र दराज परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक। यह संदीप उसे बहुत अचरज हुआ और अथाह खुशी भी। अपना घर वाला नाम सुनकर उसे यूँ लगा
जैसे वह छोटी बच्ची बन गई है। अरे अभी भी नहीं पहचाना, कहकर संदीप ने धीरे से उसके कंधे को हिलाया। क्यों नहीं संदीप, बिल्कुल पहचान लिया। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, कहकर उसे अपने दोस्तों के पास ले गया। दोस्तों से परिचय होने के बाद निकिता ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। संदीप, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए हैं, परंतु कल शाम 5 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। आओगी ना निकी? संदीप ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिल्कुल, पर अभी चलती हूँ। घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था, पर उसका मन खुशी से सराबोर था। उसके थके हुए पैरों को जैसे गति मिल गई थी। उम्र की लाचारी, शरीर की थकान, सभी कुछ गायब हो चुका था। इतने समय बाद एक अजनबी शहर में संदीप का मिलना उसे किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, रोज की तरह अपने काम निपटाए और बिस्तर पर लेट गई। खुशी के अतिरिक्त से उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसके जीवन की किताब का हर पन्ना उसके सामने एक एक करके खुलता जा रहा था, जिससे वह स्पष्ट देख पा रही थी अपने दोस्त को और उसके साथ बीते उन मधुर पलों को जिन्हें वह खूल कर जिया करती थी। बचपन का वह समय जिसमें उनका हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब संदीप के साथ ही होता था। गुस्से में लड़ाई के दौरान तो वह संदीप को उठाकर पटक भी देती थी। दरअसल वह शरीर से मजबूत थी और संदीप दुबला पतला। फिर भी उसके लिए संदीप अपने दोस्तों तक से भीड़ जाया करता था। कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, छुपा छुपी जैसे कई खेल खेलते हुए कब स्कूल से कॉलेज में आ गए थे पता ही नहीं चला था। पर संदीप ने वकालत की फील्ड चुनी थी और निकिता ने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया था। उसके बाद संदीप उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया और इसी बीच उनके भैया भाभी ने उसकी शादी दिल्ली में रह रहे एक व्यवसाय रणबीर से कर दी थी। शादी के बाद से उसका भोपाल आना बहुत कम हो गया। इधर ससुराल में उसके पति रणबीर माता पिता के इकलौते संतान और एक मनमौजी इंसान थे, जिनके दिन से ज़्यादा रातें रंगीन हुआ करती थी। शराब और सब आपके शौकीन। रणबीर ने उसे शादी भी सिर्फ माँ बाप के कहने से ही की थी। उन्होंने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह उनके लिए भोग की एक वस्तु मात्र थी। उनके लिए पत्नी की हैसियत पैरों की जूती से बढ़कर नहीं थी। लेकिन निकिता के सास ससुर बड़े अच्छे थे। उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा वह अपनापन दिया। सास स्वयं भी उसे पसंद करके लाई थी, लिहाजा वे निकिता पर बहुत स्नेह रखती थी। उनसे निकिता का अकेलापन व उदासी छिपी नहीं थी। उन्होंने उसे हौसला देकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा, जो कि शादी के चलते अधूरी ही छूट गई थी। निकिता ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालांकि रणबीर और उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु अपनी माँ के सामने उसकी एक न चली। निकिता के जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी होने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। पर ना रणबीर के लिए निकिता आज भी अस्तित्वहीन थी। निकिता का मन भावनात्मक प्रेम को तरसता रहता। वह अपने दिल की सारी बातें रणबीर से शेयर करना चाहती थी, परंतु अपने बिजनेस और उस बचे वक्त में
अपनी रंगीन जिंदगी जीते रणबीर को कभी निकिता की इस घुटन का एहसास तक नहीं हुआ। इस बैरन जिंदगी को जीते जीते निकिता 2 प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। बेटे सूरज व बेटी शैली के आने से उसके जीवन को एक दिशा मिल चुकी थी, पर रणबीर की जिंदगी अभी भी पुराने दौर पर थी। निकिता के बच्चों में व्यस्त रहने से उसे और आज़ादी मिल गई थी। हाँ, निकिता की ज़िंदगी में ज़रूर रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी हृदयघात से ससुर की मौत होने से उस पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक रूप से निकिता उन्हीं पर निर्भर थी। रणबीर को घर गृहस्थी से पहले ही कोई विशेष रुचि नहीं थी। पिता के जाते ही वह अपने आप को मालिक समझने लगा। दोनों ऐसी होता रहा। निकिता बच्चों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी। यह देखकर उसकी सास ने बच्चों व उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने आधी जायदाद निकिता के नाम करने का निर्णय लिया। यह पता लगते ही रणबीर ने घर आकर निकिता को आड़े हाथों लिया, परंतु उसकी माँ ने बहू का पक्ष लेते हुए उसे लताड़ लगाई। वह घर छोड़कर चला गया। निकिता का मन बहुत हुआ। जिस रिश्ते को उसने हमेशा ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, आज वह पूरी तरह दरक गया था। उसका मन चाहा कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर जायदाद के पेपर रणबीर के मुंह पर मार दे, उसे यह समझा दे कि वह दौलत की भूखी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली। समय की रफ्तार के साथ एक बार फिर निकिता के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश व बुजुर्ग सास की देखभाल में व्यस्त निकिता अपने आप को जैसे भूल ही चुकी थी। अपने दर्द व तकलीफ़ों के बारे में सोचने का नहीं उसके पास वक्त था, और ना ही ताकत। उसके बच्चे अब कुछ समझदार हो चले थे। ऐसे में एक रात ने गीता की सास की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई। उसके फैमिली डॉक्टर भी आउट ऑफ स्टेशन थे। कोई दूसरी मदद न होने से उसने मजबूरी में रणबीर को फ़ोन लगाया। माँ ने जब तुम्हें जायदाद दी है तो अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम निभाओ। मैं तो वैसे भी नालायक औलाद हूँ उनकी। 2 टूक बात कहकर रणबीर ने फ़ोन काट दिया। हैरान परेशान निकिता ने फिर भी हिम्मत न हारते हुए अपनी सास का इलाज अपनी काबिलियत के बल पर किया। उसने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि स्वस्थ होने तक सही देखभाल भी की। इतने कठोर समय में उसका धैर्य और कार्य कुशलता देखकर डॉक्टर, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, उसे अपने अस्पताल में सर्विस का ऑफ़र दिया। निकिता बड़े ही असमंजस में पड़ गई, क्योंकि अभी उसे उसके बड़े होते बच्चों को उनकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। पर सास के यह समझाने पर कि बच्चों की देखभाल में वह उसकी थोड़ी सहायता कर दिया करेंगे, वह मान गई। उसके नौकरी करने के दूसरी वजह नहीं, संदेह पैसा भी था, जिसकी निकिता को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब निकिता का ज़्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। घर पर सास ने भी बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा था। जल्द ही अपनी मेहनत व योग्यता के बल पर वह आगे बढ़ गई। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी, पर बीच बीच में रणबीर का उसे घर जाकर फटकारना जारी रहा। इसी के चलते अपनी सास के बहुत समझाने पर उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। रणबीर के बारे में सभी भली भांति जानते थे। अन्य सभी के सहयोग से जल्द ही तलाक मिल गया। कुछ साल बीते
उनकी सास भी चल बसी, पर उन्होंने जाने से पहले उसे बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। उनकी कमी तो उसे खलती थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में निखार आ रहा था। अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए उसने विदेश भेजा तथा बेटी का उसके मन चाहे क्षेत्र में दाखिला करवा दिया। अब रणबीर का उसे सामना ना के बराबर ही होता था, पर समय की करवट अभी उसके कुछ और इम्तिहान लेने को आतुर थी। कुछ ही वर्षों में उसके सारे त्याग व तपस्या को भुलाते हुए सूरज ने विदेश में ही शादी कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। इतने वर्षों में वह इंडिया भी बस 2 बार ही आया था। निकिता को बहुत मानसी का घर पहुंचकर वह कर भी क्या सकती थी। इधर बेटी भी पढ़ाई के दौरान ही जैकी के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। जमाने की परवान करते हुए उसने बेटी की शादी जैकी से ही करने का निर्णय ले लिया। मुंह पर प्यार से माँ माँ करने वाला दामाद बेगैरत होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसे दोष देना। अभी कुछ वक्त पहले ही उसने यह फ्लैट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए से दामाद की मदद की थी, परंतु वह तो सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया। आजकल रिश्ते वाकई मतलब के हो गए हैं। सबकी छोड़ो, पर अपनी बेटी भी उसका सब कुछ तो बच्चों का ही था। फिर भी उनका मन इतना मैला क्यों है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़कते चले गए। क्या बताएगी कल वह संदीप को अपने अतीत के बारे में? क्या यही कि अपने अतीत में उसने हर रिश्ते से सिर्फ धोखा खाया है? इससे अच्छा तो यह है कि वह कल संदीप से मिलने ही ना जाए। इतने बड़े शहर में संदीप उसे कहीं ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन बचपन के दोस्त से मिलने का मोह वह छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में इत्तेफाक से संदीप का मिल जाना उसे बहुत सुकून दे रहा था। संदीप उसके मन के रेगिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था। इस उम्र में यह बातें वह कैसे सोच सकती है? क्या उसकी उम्र में इस तरह की सोच शोभा देती है? ऐसे तमाम प्रश्नों में उसका दिमाग उल्लास कर आ रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह कोई वासना जनित प्रेम नहीं, बल्कि किसी अपनेपन के हिसाब से जुड़ा मात्र एक सद्भाव ही है, जो अपना दुख दर्द सच्चे साथी के साथ बांटने को आतुर हो रहा है। वह साथी जो उसे भली भांति समझता था और जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंखें लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे से ही बेटी ने माँ माँ कहकर उसे आवाज़ लगाना शुरू कर दी। सही भी है, वह एक नौकरानी ही तो थी इस घर में, वह भी बिना वेतन के। फिर भी वह मुस्कुरा कर उठी। उसका मन कुछ हल्का हो चुका था। उसे देख बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, कितनी देर तक सोती हो? आपको तो मालूम है मैं सुबह सुबह आपके हाथों की चाय पीती हूँ, अभी बना देती हूँ, कहकर उन्होंने उधर से निगाहें फेर ली। बेटी की बनावटी हंसी ज़्यादा देर तक देखने की इच्छा नहीं हुई। उनके घर का सब काम निपटाकर नित्य 5 बजे निकिता घर से निकल गई। पार्क पहुंचकर देखा तो संदीप उसका इंतज़ार करता दिखाई दिया। आओ निकी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, संदीप ने प्रसन्नता व अकेलेपन के साथ कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई संदीप? क्या तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा? हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ा। संदीप रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। थोड़ी देर में वे दोनों अपने बचपन को एक बार फिर से जीने लगे। पुरानी सभी बातें याद करते करते दोनों थक गए। हाँ, सच कहा, दोनों का बुरा हाल था। तभी संदीप ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अब कैसी हो निकिता?
मेरा मतलब तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? कुछ अपने आज के बारे में बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे से, कहते हुए निकिता ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। अच्छी बात है, यही बात जरा मुंह इधर करके कहना। संदीप आप असली मुद्दे पर आ चुका था। बचपन से तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ। तुम मुझसे छुपा नहीं सकती अपनी बेचैनी व छटपटाहट। कुछ तो तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैं कल ही नोट कर लिया था, जब तुमने हमें देखकर भी नहीं देखा। तुम्हारा किसी ख्याल में खोया रहना यह साफ दर्शा रहा था कि तुम कुछ परेशान हो। तुम पर मेरी नज़र जैसे ही पड़ी मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मुझे साफ साफ बताओ किस हाल में हो तुम। अपने बारे में पूरा सच बताओ, और हाँ, यह जानने का मुझे पूरा हक भी है। संदीप कहते हुए निकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अपनी शादी से लेकर पति की बेवफाई, अपनी घुटन, सास ससुर, अपने बच्चों व उनकी परवरिश के बारे में पूरी कहानी की तरह उसे सुना डाला। ओहो, तुम जिंदगी भर इतना झेलती रही। एक बार तो अपने भैया भाभी को यह बताया होता। क्या बताती संदीप? मेरा सुख ही तो उनकी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके मुताबिक तो मैं बहुत बड़े परिवार में खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्हें सच्चाई बताकर कैसे दुखी करती। चलो जो भी हुआ जाने दो, मेरे घर चलते हैं। संदीप ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं संदीप, आज तो बहुत देर हो चुकी है। शैली परेशान हो रही होगी, फिर किसी दिन चलूँगी तुम्हारे घर। संदीप के अचानक से हाथ पकड़ने पर वह थोड़ी हचकचा गई। तुम आज ही चलोगे? बहुत परेशान हुई आज तक, अब थोड़ा उन्हें भी परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। कहते हुए संदीप उठ खड़ा हुआ। संदीप की जीत के आगे बेबस निकिता को संकोच के साथ उसके संग चल पड़ी। बड़ी ही आत्मीयता के साथ संदीप की बहू ने निकिता का स्वागत किया। कुछ देर के लिए निकिता जैसे अपने आप को भूल ही गई। संदीप के पोते के साथ खेलते खेलते वक्त खुद भी छोटी सी बच्ची बन गई। वही बातों बातों में संदीप की बहू से ही उसे पता चला कि उसकी सासू माँ, अर्थात संदीप की पत्नी का देहांत 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुका था। उस दिन संदीप का जन्मदिन था और वह संदीप के जन्मदिन पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने ही बाहर गई थी। यह सुनकर निकिता चौंक उठी। उसे संदीप के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने चलने का उपक्रम किया। संदीप उसे छोड़ने पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर तक आया। संदीप, तुम्हारा पोती और बहू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बहुत खुश हो तुम? अरे, अभी तुम हमारे जय बीरू से नहीं मिली हो जनाब। ऑफिस से बहुत लेट आते हैं। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर कभी, कहते हुए संदीप लिफ्ट की ओर चल पड़ी। अब कब मिलेगी? संदीप ने उसे पुकारा। हाँ देखो, अब कब मिलना होता है, निकिता ने कुछ बुझी सी आवाज़ में कहा। अरे, इतने पास तो हमारे घर है और मिलने के लिए इतनी सोचोगी? कल शाम को मिलते हैं ना पार्क में? संदीप ने जोर दिया। ठीक है संदीप, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ जैसा भी संभव होगा। कहते हुए लंबे डाक भरते हुए वह लिफ्ट में दाखिल हो गई। जैसा कि उसे डर था, घर के अंदर घुसते ही उसे शैली की घूरती आंखों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ बोले वह जल्दी से अपने काम में लग गई। रात में सोते समय वह फिर संदीप के बारे में सोचने लगी। कितना प्यारा परिवार है संदीप का। उसके बेटे बहू कितने मान देते हैं उसे। कितना प्यारा पोता है उसका। मेरा पोता भी तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होगा, पर उसने तो सिर्फ तस्वीरों में ही अपनी बहू और पोते को देखा है। कितनी बार कहा सूरत से कि इंडिया आ जाओ, पर वह तो सब भूल बैठा है। काश अपनी माँ की तसल्ली के लिए ही एक बार आ जाता तो वह अपने पोते और बहू को जी भर कर देख लेती।
और उन पर अपनी ममता लुटाती। लेकिन उसका बेटा तो बहुत निष्ठुर हो चुका है। एक घर या निकली उसके दिल से संदीप की खुशहाली देखकर शायद उसे अपनी बदहाली और साफ दिखाई दे रही थी। परंतु अब वह संदीप से ज़्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बेटी से झूठ बोलकर इस तरह किसी व्यक्ति से मिलना उसे सही नहीं लग रहा था। भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों न हो, बेटी से मिलवाए भी तो क्या कहकर। आखिर बेटी दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ व लालच में अंधे हो चुके उसके बच्चों को उसे जुड़ी किसी भी संबंध में खोटी नजर आएगी। पर संदीप को मना कैसे करे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो जैसे बच्चों जैसा साफ था। अजीब सी उधेड़ बुन में फंस चुकी थी। सुबह उठकर वह फिर रोजमर्रा के काम में लग गई। 11 बजे मोबाइल बजा। देखा तो संदीप का नंबर था। अच्छा हुआ साइलेंट पर था, नहीं तो बेटी की सवाल शुरू हो जाते। उसने संदीप का फ़ोन नहीं उठाया और काम पूरा दिन व्यतीत हो गया। शाम को बेटी दामाद को चाय नाश्ता देकर खुद भी चाय पीने बैठी ही थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका मन घबरा गया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। संदीप को दरवाजे पर खड़े देखा, उसका हलक सूख गया। अरे आओ संदीप, उसने बड़ी कठिनता से मुंह से शब्द निकाले। संदीप ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और बड़ी ही सहजता से उसे निकिता के संग अपने विवाह की इच्छा व्यक्त कर दी। यह बात सुनते ही निकिता चौंक पड़ी। कुछ बोल पाती उससे पहले ही संदीप ने कहा, वह जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। निकिता का कोई भी फैसला उससे मान्य होगा। कुछ देर चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार संदीप के प्रति बेहद रूखा रहा। संदीप के जाते ही बेटी ने उसे आड़े हाथों ले लिया और यहाँ तक कह दिया कि माँ, क्या यही गुल खिलाने के लिए आप दिल्ली से यहाँ आई थी? अब तो आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। दामाद ने कहा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके भाव भी उसे आहत करने के लिए काफ़ी थे। अपने कमरे में आकर निकिता फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ भी किए उसे उन्हें अपनों द्वारा जरूर किया गया था, जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी उसके दांव पर लगा दी थी। उसकी मन आज चित्कार उठा। उसे संदीप पर भी क्रोध आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे। इतनी जल्दी यह सब अभी कल परसों ही मिले थे। उससे बिना पूछे बिना बताए संदीप ने खुद ही ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके परेशानी और स्थिति देखकर ही संदीप ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे अच्छे से जानते थे। बिना किसी लाख लपेट के वह अपनी बात सामने वाले के पास ऐसे ही रखता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी ने कई झंझावात देखे थे, परंतु आज उसके चरित्र की मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उसने अपने मन को संयत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज हुए इस अपमान पर पहली बार उसका मन उसी से विद्रोह कर बैठा। क्या उसका जन्म केवल त्याग और बलिदान के लिए ही हुआ है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं है सिवाय एक पत्नी, बहू और माँ बनने के? जीवन की एकरसता को वह आज तक ढोती चली आई, महज अपना समय मानकर। क्या सिर्फ इसीलिए कि यह बच्चे आगे चलकर उसे इस तरह धिक्कारे? आखिर उसकी गलती ही क्या है? क्या कुछ भी करने से पहले बेटी और दामाद को उसे इस बात की पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी ने उसे इतना ही जानना था? लेकिन वह भी किसके व्यवहार पर आंसू बहा रही थी। और यह तो वही बेटी है जिसने अपनी माँ को अपने घर की नौकरानी समझा है। उसे किसी भी तरह की इज्जत की उम्मीद करना मूर्खता ही तो है। जो माँ को 2 रोटी भी जायदाद हासिल करने के लालच से खिला रही हो,
वह उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। अब वह समझ गई कि दूसरों से यह चाहिए तो पहले उसे स्वयं अपनी इज्जत करना सीखना होगा, अन्यथा यह सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ सोचकर वह उठी। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। बाहर हॉल में आई तो बेटी दामाद नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनाने का तो कोई सवाल नहीं था, शायद इसीलिए खाना खाने बाहर गए हो। शांत में से उसने बहुत सोचा, हाँ संदीप ने यह जानबूझकर किया है। अगर वह उसे इस बात का जिक्र भी करता तो वह कभी राजी नहीं होती, खुद ही साफ शब्दों से इनकार कर देती और अपने बच्चों की इसीलिए नौनी प्रतिक्रिया से भी अनजान ही रहती। फिर शायद अपने लिए जीने की उसकी इच्छा भी कमी ना थी। उसके मन का आईना साफ हो सके, इसीलिए संदीप ने उसके ऊपर जमीन धूल को झटकारने की कोशिश की है। अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अब से वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही जिएगी। निकिता ने मुस्कुराकर ज़िंदगी को गले लगाने का निश्चय करा और संदीप को फ़ोन किया। हल्का फुल्का कुछ बनाकर खाया और चैन से सो गई। सुबह उठी तो मन बहुत हल्का था। उसका प्रिय गीत उसके होठों पर अनायास ही आ गया। गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी, इस बात से बेफिक्र कि बाहर उसकी बेटी व दामाद उसके हाथ की चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी। निकिता ने दरवाज़ा खोला तो बाहर संदीप खड़े थे। निकिता ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और भीतर बुलाकर एक बार फिर से उनका परिचय अपनी बेटी और दामाद से करवाया। ये हैं तुम्हारे होने वाले पापा। हमने आज ही शादी करने का फैसला लिया है। आना चाहो तो तुम भी आमंत्रित हो। बिना यह देखे कि उसमें अचानक आए इस परिवर्तन से बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव उपजे हैं। 50 साल के निकिता संदीप का हाथ थामे उसके साथ चल पड़ी अपनी नई जिंदगी की ओर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।